वालेकुम सलाम। जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज अल्केन्स। तो अल्केन्स पे हम आज डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने एक रिएक्शन कल डिस्कस की, दैट्स ऑक्सीडेशन। आज दूसरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन में ही पढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आज डिस्कस करेंगे, जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे पहले, सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे। आप हेडिंग लिखो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। व्हाट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन? मींस ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ पे एक चार्ट बनाओ सो दैट आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड विद डिफरेंट रिएजेंट्स। तो पहला पॉइंट आप लिखो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड विद डिफरेंट रिएजेंट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन of alkanes. On catalytic oxidation of alkanes, different products are formed by different reagents. So different products are formed. Let us see what type of products are formed. तो मैं यहाँ पे alkane लूंगा. I'll take alkane over here. तो alkane को मैं catalytic oxidation करूंगा. Alkane को मैं catalytic oxidation करूंगा in presence of different catalytic oxidizing agents. In presence of different reagents, I will oxidize alkanes in presence of catalyst using different oxidizing agents. तो अगर मैं रेड हॉट कॉपर और आयरन को यूज करूंगा, इफ आई यूज रेड हॉट कॉपर और आयरन, अगर रेड हॉट कॉपर और आयरन को यूज करूंगा एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। आपका अल्कोहल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अल्कोहल लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अल्केन में कोई भी लूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। आप लिखो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। अल्कोहल इज फॉर्मड एज प्रोडक्ट ओवर हियर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर अल्केन को ऑक्सीडेशन करेंगे विद रेड हॉट कॉपर एंड आयरन, तो आपका अल्कोहल यहाँ पे बनता है। अभी रिएक्शंस में देखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मीथेन है, तो मेरे पास मीथेन है CH4। इसको मैं ऑक्सीडेशन करूंगा। ऑक्सीडेशन मींस इन प्रेजेंस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बट इफ आई कैरी दिस रिएक्शन विद कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आयरन या कॉपर को लूंगा, रेड हॉट आयरन और कॉपर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई PNT, तो मेरा यहाँ पे अल्कोहल बनता है। मतलब मेरा यहाँ पे बन जाएगा CH3OH। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऐड होता है ऐसे, आपका CH3OH है, ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होता है इन बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होता है, तो आपका अल्कोहल बनता है ROH। क्लियर हुई ये रिएक्शन? मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। अगर आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और कॉपर, तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है? अल्कोहल। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर सेकंड है, अगर आप यूज करोगे MO2O3, मतलब मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, MO2O3, दिस इज molybdenum trioxide. If you use molybdenum trioxide at 230 degrees centigrade, if you use molybdenum trioxide, तो आपका अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड इज फॉर्म। तो यहाँ पे आपका अल्डिहाइड बनता है। अभी रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे आपका अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड की जनरल फार्मूला क्या होती है? RCHO, मतलब अल्डिहाइड CHO ग्रुप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है। नंबर थर्ड इज, अगर आप यूज करोगे मैग्नीज एस्टेट, तो मैग्नीज एस्टेट क्या होता है? MN एस्टेट, मतलब CH3COO होल ट्वाइस, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टेट विद मैग्नीज। मैग्नीज एस्टेट अगर यूज करेंगे एट हाई टेम्परेचर,
एट हाई टेम्परेचर, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एंड इन द लास्ट इफ यू यूज KMnO4, अगर आप KMnO4 यूज करोगे और यहाँ पे आपका 3 डिग्री अल्केन होगा, 3 डिग्री अल्केन को अगर आप KMnO4 यूज करेंगे, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री अल्कोहल। दैट्स व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये चार्ट आप जिंदगी भर ना बोलोगी। अल्कोहल बनता है अगर रेड हॉट कॉपर और आयरन से ट्रीट करेंगे, तो आपका अल्डिहाइड बनता है अगर आप रिएजेंट यूज करोगे MO2O3। अगर आप मैग्नीज एस्टेट यूज करोगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर आप 3 डिग्री अल्केन लोगे, उसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका टर्शियरी अल्कोहल बनता है। इन रिएक्शन को आप देखेंगे कौन सी रिएक्शन कैसे होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये टेबल आपको क्लियर हुआ। बस 4 रिएजेंट्स आपको याद रखने हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने कहा मुझे बता यहाँ क्या प्रोडक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे CH3OH लूंगा, सॉरी नॉट CH3OH, मैंने प्रोडक्ट ही लिखा। अगर मैं यहाँ पे अल्केन लूंगा CH4, इफ आई टेक अल्केन CH4, मैं यहाँ पे CH4 अल्केन लूंगा, इसको मैं ऑक्सीडेशन करूंगा। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन और कॉपर, मतलब यहाँ पे मैं आयरन और कॉपर ट्यूब्स लूंगा, रेड हॉट आयरन और कॉपर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो मुझे बता कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आएगा, इसको अल्कोहल कहते हैं। मतलब मीथेन से आपने मिथेनॉल बनाया, दिस इज मिथेनॉल। तो मीथेन से आपने मिथेनॉल बनाया। क्लियर? नंबर सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं इसी मीथेन को लूंगा और मैं ऑक्सीडेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ MO2O3, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, MO2O3। यहाँ पे भी लिखो आप टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, मतलब 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आपका अल्डिहाइड बनता है। द प्रोडक्ट ओवर हियर इज HC डबल बॉन्ड OH। अल्डिहाइड इज फॉर्मल, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो सिमिलरली अगर आप ले लोगे यहाँ पे कोई अल्केन, फॉर एग्जांपल ये वाली अल्केन CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन। या यहाँ पे आप बहुत सारे CH2 ले लो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CH2 होल 5 और 6 लाइक दैट। तो अगर आप इसको ट्रीट करोगे विद मैग्नीज स्टेट MnCH3COO माइनस होल ट्वाइस, दिस इज मैग्नीज स्टेट। तो मैग्नीज स्टेट के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो ये जो लास्ट वाला CH3 है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू COOH, मतलब आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज दिस CH3 CH2 CH2 COOH। एक्चुअली यहाँ पे हम हायर फैटी एसिड्स बनाते हैं। हायर फैटी एसिड्स मतलब जिनमें बहुत सारे कार्बन एटम्स होंगे, तो मैं हायर फैटी एसिड को ऐसे लिखूंगा CH2 होल N। N का मतलब है कितने भी CH2 ग्रुप आप यहाँ पे लगा। अगर मैं N2 लिखूंगा तो 2 CH2 ग्रुप। इफ आई टेक N10 तो यहाँ पे 10 CH2 ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH3। मैग्नीज एस्टेट के साथ रिएक्शन करूंगा, हायर फैटी एसिड बनेगा, दिस इज मैग्नीज एस्टेट। तो यहाँ पे आपका हायर फैटी एसिड बनेगा, मतलब CH3 CH2 होल N COOH। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यही हायर फैटी एसिड आपको फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, मतलब ग्लिसरॉल बनाने में यूज होता है। तो नंबर 4th रिएक्शन कहा था मैंने, अगर मेरे पास टर्शियरी अल्केन होगा, नाउ दिस इज टर्शियरी अल्केन, आपको पता है डिग्री ऑफ कार्बन, तो ये मेरे पास टर्शियरी अल्केन है, दिस कार्बन इज टर्शियरी कार्बन। अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद KMnO4, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये आपका कन्वर्ट होता है, दिस CH ग्रुप, इसके बीच में ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होता है, तो दिस इज द प्रोडक्ट।
दैट्स व्हाई 4 डिफरेंट। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है रिएजेंट, कौन सा प्रोडक्ट किस रिएजेंट से बनेगा। अल्डिहाइड कब बनेगा, जब ये रिएजेंट होगा। मतलब आपको रिएजेंट्स यहाँ पे याद रखने हैं, रिएजेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी याद रखने हैं। अल्डिहाइड तब बनेगा जब आपका रिएजेंट Mn2O3 होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हायर फैटी एसिड तब बनेगा जब आपका मैग्नीज एस्टेट होगा। तो सिमिलरली अगर आपका टर्शियरी अल्केन होगा तो टर्शियरी अल्केन के केस में आपका टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आप आयरन और कॉपर को यूज करोगे तो कोई भी अल्केन आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। क्लियर, क्लियर हुआ? वेरी गुड, मिथेनॉल, वेरी गुड, अल्कोहल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्लियर हुआ ये पेज आपको, तो जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है ये आपको क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आएगा, लेट मी टेक अ क्वेश्चन। आप मुझे बोलो स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं इसका क्वेश्चन आपको, इसका क्वेश्चन फ्रेम आउट करूंगा यहाँ पे। आई कैन टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंसेप्ट, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हो गया? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पे बताना है आपको रिएजेंट कौन सा है। रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो आपको बताना है रिएजेंट कौन सा है, यहाँ पे कौन सा रिएजेंट है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन एंड कॉपर, रेड हॉट आयरन एंड कॉपर। नंबर सेकंड मैग्नीज एस्टेट। नंबर थर्ड आपका यहाँ पे KMnO4। एंड नंबर फोर्थ जो यहाँ पे मैं लूंगा दैट इज O2O3। तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, डी पार्ट इज अ वेरी गुड। नाहिदा वेरी गुड, खालिद, नीलोफर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, महक बहुत बढ़िया। मतलब ये बात आपको समझ में आ गई। वेरी गुड, हमेरा जाकिर वेरी गुड, मतलब दिस इज द आंसर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन लिखो, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन? कोई बच्चा मुझे बता सकेगा कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करोगे दैट इज नोन एज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन मतलब आपके पास अनब्रांचेड अल्केन होगा, अनब्रांचेड अल्केन होगा आपके पास। इस अनब्रांचेड अल्केन को आप कन्वर्ट करोगे इनटू ब्रांचेड अल्केन, इनटू ब्रांचेड अल्केन। तो यहाँ पे किसी रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द नीड, व्हाट इज दैट रिएजेंट जो आइसोमेराइजेशन करता है? तो ये बात आपको याद रखनी है। रिएजेंट जो यहाँ पे है दैट्स AlCl3 प्लस HCl। ये रिएजेंट यूज होता है फॉर आइसोमेराइजेशन। अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड HCl इज यूज्ड फॉर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2, sorry, CH2 CH3, this is N-butane, दिस इज N-ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब अनब्रांचेड ब्यूटेन। तो अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद AlCl3 प्लस HCl तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका ब्रांचेड अल्केन बने, मतलब ब्यूटेन बनेगा, दैट्स आइसोब्यूटेन। यहाँ पे आपका आइसोब्यूटेन बनेगा ना, दिस इज आइसोब्यूटेन। यहाँ पे आपका आइसोब्यूटेन बनेगा। क्लियर, क्लियर हुआ? आइसोमेराइजेशन मतलब आपका अनब्रांचेड चेन ब्रांचेड चेन बन जाएगा, मतलब इसका आइसोमर बनेगा। सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बहुत सारा डिस्कशन हमने आइसोमर्स पे किया है पहले ही। क्लियर? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन्स, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन्स plays an important role, plays an important role, plays an important role in petroleum industry, in petroleum industry। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। in petroleum industry to increase the, इसलिए to increase the, why it plays an important role, the reason is over here,
रीजन क्या है? टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल, इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है इसका भी अभी डिस्कशन करेंगे। ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल, ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल। तो अगर आपको पेट्रोल या गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे? कौन सी रिएक्शन करोगे? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना है तो आप कौन सी रिएक्शन करोगे? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। क्लियर? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर ये क्लियर हुआ तो। सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ, प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हमारी है, दैट इज नोन एज क्रैकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलिसिस। फोर्थ रिएक्शन और हियर इज, इसको हम पायरोलिसिस कहते हैं। जब भी केमिस्ट्री में कभी पायरोलिसिस आएगा, पायरो मतलब हीट, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। वर्ड पायरो हीट को कहते हैं, लिसिस ब्रेकडाउन को कहते हैं, इसलिए इसको क्रैकिंग भी कहते हैं, क्रैकिंग। इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। थर्म स्टैंड्स फॉर हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो तीनों रिएक्शंस एक ही हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्रैकिंग और आपका पायरोलिसिस हो गया, पायरोलिसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन भी इस रिएक्शन को नाम देते हैं हम। सो एक ही रिएक्शन है, कोई भी नाम दे दो, एक ही रिएक्शन है। या तो हम पायरोलिसिस कहेंगे या क्रैकिंग कहेंगे या थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन, थर्मल मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट, पायरो वर्ड स्टैंड्स फॉर हीट, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इन हीट, और क्रैकिंग इज आल्सो ब्रेक डाउन। तो आप लिखो, अगर हम अल्केन को हीट करेंगे, हमारे पास कोई अल्केन है, अगर हम इसको हीट करेंगे, इफ वी हीट अल्केन तो 500 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इतने टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे तो अल्केन डिकम्पोज होता है इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हमें लोअर हाइड्रोकार्बन बनते हैं, लोअर अल्केन्स बनते हैं। मैं मोर अप्रोप्रिएटली लिखूंगा, लोअर अल्केन्स बनते हैं, मतलब जितने ज्यादा इसमें कार्बन एटम्स होंगे यहाँ पे आपको कम कार्बन एटम्स वाले अल्केन्स मिलेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल मेरे पास मीथेन है, तो मीथेन को मैं अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगा, 500 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करूंगा, 500 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करूंगा, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, अप टू 1000 आप लिखना, अप टू 1000। आप सिंपली लिखोगे दिस स्टैंड्स फॉर हीट, हाई टेम्परेचर पे इसको डिकम्पोज करेंगे। तो ये डिकम्पोजिशन इट शुड बी इन एब्सेंस ऑफ फायर, तो यहाँ पे लिखो इन एब्सेंस ऑफ फायर, इन एब्सेंस ऑफ फायर। तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होगा, आपका कार्बन मिलेगा प्लस H2 गैस मिलेगा। अब आपके पास चार हाइड्रोजन एटम्स है, देयरफॉर 2 टाइम्स H2 गैस, मतलब आपको कार्बन ब्लैक मिलेगा। कार्बन ब्लैक का रोल होता है इंक में, कल ही बताया था। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला अल्केन है, तो इससे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? लेट अस सी। इससे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? लेट अस सी। तो इसको मैं क्रैकिंग करूंगा, इसको मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगा अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे मुझे? देखो इससे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, मतलब H2 गैस निकलेगा, इजंट इट? आपका H2 गैस निकला तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। लोअर अल्केन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोअर हाइड्रोकार्बन, नॉट अल्केन, बिकॉज अल्कीन्स आर आल्सो फॉर्म। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको क्लियर करके लोअर हाइड्रोकार्बन लिखो, बिकॉज अल्कीन भी यहाँ पे बन गई, तो यहाँ पे इथीन बन गया, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। Now the most important is third one example. प्रोपेन को मैं लूंगा CH3 CH2 CH3, ये मेरे पास प्रोपेन है। अगर मैं इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे? अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, इससे हाइड्रोजन जाएगा, मैं इसको लिखूंगा इसे CH and H, तो ये हाइड्रोजन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, मतलब अल्कीन बनेगा।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मीथेन मिलेगा यहाँ पे, प्लस मीथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मीथेन मिलेगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मीथेन मिलेगा 1 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 8। हाँ हाइड्रोजन बराबर है 3 3 6 6 2 8 2 2 4 4 4 8। तो क्लियर है। नंबर सेकंड आपका ये भी मिल सकता है कि आपका ये वाला कंपाउंड मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका H2 गैस निकलेगा। So these are different, actually what is meant by this, different products are formed, आपको different products मिलते हैं। तो इसका नोट डाउन करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस रिएक्शन का, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रिएक्शन पे या एक और एग्जांपल लेंगे इसमें। अगर हमारे पास एन ब्यूटेन होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। अगर हमारे पास एन ब्यूटेन होगा, एन ब्यूटेन होगा और इसका हम क्रैकिंग करेंगे, इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, इसका हम पायरोलिसिस करेंगे। पायरोलिसिस मतलब हीट करेंगे अप टू हाई टेम्परेचर, मतलब 500 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड यूजुअली करना होता है। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मतलब ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है। मतलब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो मेरा ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटेन। तो 1 ब्यूटीन बनता है। प्लस अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो मेरा ये वाला कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड 2 ब्यूटीन। मतलब 1 ब्यूटीन भी बनेगा, 2 ब्यूटीन भी बनेगा। एक और बात हो सकती है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ पे मेरा ये वाला कंपाउंड बन सकता है, मतलब प्रोपीन बनेगा प्लस H2 गैस। सारे केसेस में H2 गैस यहाँ पे रिलीज होगा। या क्वेश्चन आ सकता है ड्यूरिंग क्रैकिंग ऑफ अल्केन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एवॉल्व्ड, तो H2 गैस एवॉल्व होता है, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 1 प्रोपीन। तो प्लस 1 प्रोपीन भी बनेगा, 1 प्रोपीन भी बनेगा। प्लस आपका यहाँ पे CH3 निकला तो यहाँ पे आपका प्लस प्रोडक्ट बनेगा CH4, मतलब आपका मीथेन भी बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। क्लियर, दिस इज हाउ वी कैन डू द क्रैकिंग ऑफ एन अल्केन। तो एक और रिएक्शन लिखो, दैट्स नोन एज एरोमेटाइजेशन। एक और रिएक्शन लिखो, दैट्स नोन एज एरोमेटाइजेशन। बिकॉज हमने एरोमेटिसिटी डिस्कस नहीं की है, थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, तो मैं यहाँ पे तब तक, जब तक ना मैं एरोमेटिसिटी को डिस्कस करूंगा तब तक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो आप ट्रिक याद रखो, अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होगा, इस साइक्लिक कंपाउंड में अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स 3, 3 इज एन ऑड नंबर, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे एरोमेटिक। अगर मैं इस कंपाउंड को लूंगा और इस कंपाउंड में मेरे पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, 2 का नंबर मतलब इवन है, इट इज नॉट एरोमेटिक, इसको हम फिर एंटी एरोमेटिक कहेंगे। क्लियर, इसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन है, एरोमेटाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है चीज जो है दैट इज रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या होता है एरोमेटाइजेशन के लिए, रिएजेंट और एरोमेटाइजेशन के लिए रिएजेंट जो है दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड Cr2O3 in presence of aluminum oxide Al2O3, these are the reagents and heat 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये चीज आपको मिलेंगी अल्केन में तो उसमें एरोमेटाइजेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन मतलब 6 कार्बन एटम का अल्केन, दिस इज एन हेक्सेन, इसको एन हेक्सेन कहेंगे, दिस इज एन हेक्सेन बिकॉज इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। अगर मैं इसको इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करूंगा Cr2O3 Al2O3 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स की रिंग आपको मिलेगी और साथ में आपको 3 पाई बॉन्ड्स मिलेंगे, मतलब बेंजीन बनेगा। अब मुझे बता क्या ये एरोमेटिक है, बिकॉज इसमें पाई बॉन्ड्स ऑड है, देयरफॉर इट्स एरोमेटिक। दिस इज जस्ट ए ट्रिक, एरोमेटिसिटी पे मैं अलग से दो टॉपिक्स, दो मतलब क्लासेस लूंगा, 2 क्लासेस एरोमेटिसिटी पे लूंगा, बट दिस इज जस्ट ए ट्रिक। क्लियर हुआ?
यही एक रिएक्शन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? कौन सी मैक फारूक, कौन सी रिएक्शन एक बार फिर समझानी? पायरोलिसिस, ओके, कोई बात नहीं। एरोमेटाइजेशन क्लियर हुई? मैं पायरोलिसिस को एक बार फिर बताऊंगा। एरोमेटाइजेशन क्लियर हो गई? हाँ, तो देखो पायरोलिसिस एरोमेटाइजेशन इतना ही था, तो पायरोलिसिस को मैं एक बार ही फिर बताऊंगा। यहाँ देखो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH। तो मुझे एक्चुअली करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे पायरोलिसिस करना है। तो पायरोलिसिस का मतलब क्या है? पायरोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो आप यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करो। तो इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, क्या मैं यहाँ पे लिखूं CH और H? अगर मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस हाइड्रोजन को इससे दे दो, तो मेरा बन गया CH4 एक प्रोडक्ट। क्लियर? अगर यहाँ पे CH4 बन गया, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है किसी भी जगह, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लाओ। मतलब आपका रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो यहाँ पे देखो 3 + 2 5 + 2 7 3। अच्छा, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10। तो दिस इज वन टाइप। तो मैं एक और बार इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मेरा ये वाला कंपाउंड भी मिलेगा, ये वाला, मतलब 2 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला। मतलब मैं लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। यहाँ से भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है, अल्कीन मिलेगा। देखो कार्बन, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4। हाइड्रोजन 2 + 2 4 + 2 8 + 2 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पेंडिंग है, तो यहाँ पे H2 गैस भी रिलीज होगा। क्लियर? क्लियर हुआ मैक? मैक हुआ क्लियर कैसे बॉन्ड्स को ब्रेक करना है? पायरोलिसिस मतलब सिर्फ बॉन्ड्स को तोड़ना है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन होती है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन को मैंने डिस्कस किया है, एक बार फिर करूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है, CH4 को मैं क्लोरीन से रिएक्ट करूंगा, मतलब मैं क्लोरीन को हाइड्रोजन के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट होगी? इन प्रेजेंस ऑफ HNu और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इजंट इट? फ्री रेडिकल होता है इन प्रेजेंस ऑफ HNu और पेरोक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे आपका प्रोडक्ट CH3Cl आएगा प्लस आपका HCl मिलेगा। इजंट इट? तो इसका मैकेनिज्म मैंने बोला था, इसका मैकेनिज्म, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट आर दो स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ रेडिकल। जनरेशन ऑफ रेडिकल, दैट्स व्हाई GOC में ये पढ़ाया था। तो आपके पास क्लोरीन क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन को HNu दे दो, ये ब्रेक होगा इंटू रेडिकल, तो आपके पास Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल बन गया। इजंट इट? ना अब ये आपका जो Cl रेडिकल है, Cl रेडिकल है, इट विल कंबाइन विद CH4। इसको मैं CH4 को ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ से इस क्लोरीन रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन भी जाएगा, मतलब आपका CH3 रेडिकल बनेगा प्लस आपका HCl बन गया। मतलब ये जो HCl है ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? आपका CH3 रेडिकल कंबाइन करेगा विद अदर क्लोरीन रेडिकल। So basically these two radicals will combine together to form CH3Cl। तो ये आपका प्रोडक्ट आया। तो 3 स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन में, 3 स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन में। जनरेशन ऑफ रेडिकल, फिर चैन प्रोपगेशन, इसको कहते हैं चैन प्रोपगेशन। चैन प्रोपगेशन, इसको कहते हैं चैन टर्मिनेशन। तो इसका मैकेनिज्म वैसे भी मैंने GOC में बताया है। तो इसको कहते हैं चैन इनिशिएशन। इजंट इट? दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन कैसे होती है इन केस ऑफ अल्केन्स। क्लियर हुआ? 3 स्टेप्स होते हैं, पहले रेडिकल जनरेट होगा, रेडिकल से और रेडिकल जनरेट होते हैं, फिर रेडिकल्स आपस में रिकम्बाइन करके आपका प्रोडक्ट देते हैं। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ?
वेरी गुड। अगर सबका क्लियर हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, आप लिखो वहां पे हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डे टू डे लाइफ में आपको यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, these are used in day to day life, these are points which are used in day to day life। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट, तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, किसी को पता है फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट किसी को पता है फ्लैश पॉइंट क्या होता है? सी ओवर हियर, फ्लैश पॉइंट क्या होता है? तो आपके पास कोई भी ऑयल है, आपके पास कोई भी ऑयल है, इस ऑयल को आप हीट करोगे, यू हीट दिस ऑयल। तो जब आप इसको हीट करोगे इसके वेपर्स उठेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास पेट्रोल है, कैरोसिन है, कुछ भी है, मतलब फ्यूल है, ऑयल एज फ्यूल है। तो जो इसके वेपर्स उठते हैं तो ये ऑटोमेटिकली, तो ये these fuels they start burning, तो ये ऑटोमेटिकली बर्निंग स्टार्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कौन सा टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होगा जहां पे इस ऑयल को हीट करने पर ये फायर कैच करेगा, ये बर्निंग स्टार्ट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। तो हम क्या लिखेंगे द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर at which the oil starts burning, at which the oil gives maximum vapors, at which the oil gives so much vapors that it burns in presence of air। तो लिखो the minimum temperature, the minimum temperature at which the oil gives so much vapor, at which the oil gives so much vapor। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर्स उठेंगे, तो कितना वेपर बनेगा, जितना वेपर बनेगा उस वेपर को किस टेम्परेचर पे आप मतलब बर्न करेगा वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, टू गिव सो मच वेपर so that it starts burning in presence of air, so that it starts burning in presence of air। एयर में ये खुद ही बर्न हो जाएगा when it comes in contact with spark, when it comes in contact with spark is known as फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं या फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैरोसिन की बात करूंगा, अगर मैं कैरोसिन की बात करूंगा तो कैरोसिन के लिए फ्लैश पॉइंट है इन इंडिया इट इज 44 डिग्री सेंटीग्रेड। इंडिया में कैरोसिन के लिए फ्लैश पॉइंट है 44 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर आपका कैरोसिन यहाँ पे है, आप इंडिया में कैरोसिन को हीट करोगे तो 44 डिग्री पे उतने वेपर्स उठेंगे जो वेपर्स कैच करेंगे, मतलब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ एंड इट स्टार्ट्स बर्निंग। So that's why you should not keep kerosene open at very high temperature। Similarly आप लिखो इन फ्रांस, केरोसिन की ही बात करता हूं, इन फ्रांस its flash point is 35 degree centigrade, this is in France। in France flash point of kerosene is 35 degree centigrade and in England flash point of kerosene is 23 degree centigrade। ये बात आप याद रखना, फ्लैश पॉइंट क्या होता है। सबको समझ आया फ्लैश पॉइंट क्या होता है? मतलब आपके पास एक कैरोसिन है, इस कैरोसिन को आप हीट करोगे तो किस टेम्परेचर पे हीट करोगे सो दैट इसके ज्यादा से ज्यादा वेपर्स उठेंगे और वो वेपर्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्निंग करेंगे। वो टेम्परेचर एट विच दिस हैपन्स, दिस बर्निंग हैपन्स, दैट्स कॉल्ड फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। तो कैरोसिन का इंडिया में 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर कोई आप में से जानना चाहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में दिस इज इंपॉर्टेंट, वहां पे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना। दैट्स व्हाई दीज आर सर्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लिखो। क्या ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो ओक्टेन नंबर। ओक्टेन नंबर आप लोग फिर से ज्वाइन करना 5 मिनट के लिए, 5 या 6 मिनट के लिए, सो दैट इन बेसिक पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे।
अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल। तो हर एक फ्यूल का अपना अपना ऑक्टेन नंबर होता है, बेसिक बात है। अब इस ऑक्टेन नंबर को देखेंगे क्या है। द परसेंटेज ऑफ आइसोब्यूटेन बाय वॉल्यूम इन अ मिक्सचर ऑफ। तो हमारे पास एक मिक्सचर होता है, एक मिक्सचर होता है आइसोब्यूटेन का, मिक्सचर होता है आइसोब्यूटेन का प्लस एन हेप्टेन का, एन हेप्टेन। तो आइसोब्यूटेन क्या होता है? आपके पास ब्यूटेन है, दिस इज योर आइसोब्यूटेन। जिसे अभी मैंने आइसोमेराइजेशन से इसको बनाया, और मेरे पास एन हेप्टेन है। व्हाट्स एन हेप्टेन? मेरे पास 5 कार्बन एटम है, दिस इज एन हेप्टेन। तो यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2। इनका मिक्सचर जो होगा, इनके मिक्सचर में कितनी परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोब्यूटेन है? परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोब्यूटेन present in the mixture of, present in the mixture, in the mixture of what? In the mixture of this isobutane and n-heptane, that's called octane number. तो जितना परसेंट आइसोब्यूटेन होगा, दैट्स कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। अगर मैं कहूंगा आइसोब्यूटेन 70% प्रेजेंट है, तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा? 70। अगर मैं कहूंगा इस मिक्सचर में आइसोब्यूटेन 20% प्रेजेंट है, तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा? तो होता क्या है? तो यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ऑक्टेन नंबर एक्चुअली हमें क्वालिटी ऑफ गैसोलीन बताता है, मतलब क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताता है। तो जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, उतना ज्यादा क्वालिटी ऑफ का पेट्रोल होगा, मतलब गैसोलीन होगा। हाँ, इट इज नेसेसरी टू हैव आइसोब्यूटेन ही होना चाहिए, इट्स नेसेसरी। तो क्यों होना चाहिए अभी आपको पता चलेगा। इट्स नेसेसरी वी शुड हैव आइसोब्यूटेन। तो क्यों होना चाहिए अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, व्हाई दिस शुड हैव बीन देयर। तो अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन ज्यादा होगी, क्वालिटी जो होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर आपको हाई क्वालिटी पेट्रोल बनाना है, हाई क्वालिटी गैसोलीन बनाना है, तो आपको ऑक्टेन नंबर ज्यादा चाहिए। क्लियर? मतलब इसकी परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए, इसकी परसेंटेज कम होनी चाहिए। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई। हम देखेंगे ऑक्टेन नंबर किस चीज पे डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो हम देखेंगे ऑक्टेन नंबर किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आप लिखो ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। एक सेकंड। ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। खालिद, खालिद आप अपना ऑडियो म्यूट करो। ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? नंबर फर्स्ट आप लिखो लेंथ ऑफ चेन। लेंथ ऑफ चेन नीलोफर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, लेंथ ऑफ चेन। तो अगर चेन की लेंथ इंक्रीज होगी, ऑक्टेन नंबर डिक्रीज होता है, ऑक्टेन नंबर डिक्रीज होता है। दैट्स व्हाई हम इंटरमीडिएट में आइसोब्यूटेन को लेते हैं। क्लियर? अगर चेन की लेंथ इंक्रीज होती है तो ऑक्टेन नंबर डिक्रीज होता है। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रांचेड चेन्स। अगर ब्रांचेस ज्यादा होंगे तो ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। मतलब अगर हमारे पास एन ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, तो मुझे बता इन दोनों में से कौन से किसका ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, क्या होना चाहिए, एन ब्यूटेन का या आइसोब्यूटेन का? मुझे बता इन दोनों में से किसका ज्यादा ऑक्टेन नंबर है? आइसोब्यूटेन का। वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज इट्स अ ब्रांचेड चेन। अच्छा, मेरे पास हेप्टेन भी है, एन हेप्टेन है और मेरे पास एन ब्यूटेन है। तो इन दोनों में से किसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है? हेप्टेन में हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं?
एक्स हेप्ट मतलब 7 कार्बन एटम, इसमें कितने हैं 4 कार्बन एटम। तो जितने कम कार्बन एटम्स, जितने कम कार्बन एटम्स उतना ज्यादा ऑक्टेन नंबर, तो इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, मतलब लेंथ ऑफ चेन यहाँ पे ज्यादा है, ऑक्टेन नंबर कम, लेंथ ऑफ चेन कम है, ऑक्टेन नंबर ज्यादा। दैट्स व्हाई आइसोब्यूटेन इज प्रेफर्ड, दैट्स व्हाई आइसोब्यूटेन की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ हेप्टेन। हुआ क्लियर नीरोफर? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप लिखो स्ट्रेट चेन अल्केन्स, स्ट्रेट चेन अल्केन्स, इनका ऑक्टेन नंबर कम होता है कंपेयर टू ब्रांचेड चेन अल्केन, ब्रांचेड चेन अल्केन इनका कम होता है कंपेयर टू ओल्फिनस। ओल्फिनस किसको कहते हैं? ओल्फिनस अल्कीन्स को कहते हैं, डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, कंपेयर टू ओल्फिनस। इनका कम होता है कंपेयर टू साइक्लो अल्केन्स, इनका कम होता है कंपेयर टू साइक्लो अल्केन्स, इनका कम होता है कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो दिस इज द ऑर्डर, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये ऑर्डर पूछा जाएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये जो ऑर्डर है ये पूछा जाएगा, ये आप बात यहाँ पे नोट करके लिखना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, अगर आपको ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना है तो लिखो ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो कैसे इंक्रीज करेंगे ऑक्टेन नंबर को? इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय नंबर फर्स्ट क्रैकिंग, जो हमने पढ़ी प्रोसेस क्रैकिंग। नंबर सेकंड आइसोमेराइजेशन, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय क्रैकिंग। नंबर सेकंड आइसोमेराइजेशन, तो बोलो क्यों आइसोमेराइजेशन से ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा। नंबर थर्ड एरोमेटाइजेशन, तो क्या मुझे कोई बच्चा आंसर दे सकता है कि एरोमेटाइजेशन या आइसोमेराइजेशन या क्रैकिंग से ऑक्टेन नंबर क्यों इंक्रीज होगा? एरोमेटाइजेशन, तो बस आंसर यहाँ पे है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है, अगर हम एरोमेटाइजेशन करेंगे, हम बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं, उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा। आइसोमेराइजेशन से हम ब्रांचेड कंपाउंड्स बनाते हैं तो ब्रांचेड का ज्यादा होता है। क्रैकिंग से हम ओल्फिन्स बनाते हैं तो उसका ज्यादा ऑक्टेन नंबर है। क्लियर? दैट्स व्हाई, क्योंकि ब्रांचेड, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब ये बात भी आपको क्लियर हो गई क्लियर। तो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एंटी नॉकिंग एजेंट्स, एंटी नॉकिंग एजेंट्स, एंटी नॉकिंग एजेंट्स, कभी सुना है नाम एंटी नॉकिंग एजेंट्स का? कभी सुना है नाम? तो देखो यहाँ पे पहले देखते हैं नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग क्या होती है? तो हमारा जो फ्यूल होता है, ये मेरे पास किसी गाड़ी का इंजन है, ये मेरे पास किसी गाड़ी का इंजन है और इस गाड़ी के इंजन में यहाँ पे फ्यूल है। तो अगर इस फ्यूल में क्या होगा, प्री इग्निशन होगा, अगर इसमें प्री इग्निशन होगा, प्री इग्निशन मतलब पहले ही इग्निशन हो जाएगी, प्री इग्निशन फ्यूल का होगा, प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल। अगर इसमें प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल होगा, फ्यूल का जो मिक्सचर है उसमें प्री इग्निशन होगा, किससे पहले होगा? बिफोर फ्लैम फॉर्मेशन, बिफोर फ्लैम फॉर्मेशन, प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल बिफोर फ्लैम फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड नॉकिंग। तो उसी को हम नॉकिंग कहते हैं। व्हाट इज नॉकिंग? प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल बिफोर फ्लैम फॉर्मेशन, उसको नॉकिंग कहते हैं। तो नॉकिंग ऑफ की जो आपका जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो है दैट इज रिड्यूस्ड, उसको रिड्यूस करता है। नॉकिंग एफिशिएंसी ऑफ इंजन को रिड्यूस करता है, इसलिए हम गाड़ी में क्या डालते हैं, इसलिए हम गाड़ी में क्या करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट्स डालते हैं। दैट्स व्हाई यूज ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट्स इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि हम गाड़ी में एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्यों यूज करते हैं, किसी भी मोटर या जनरेटर में एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जो हमारा फ्यूल मिक्सचर होता है उसमें कभी कभी नॉकिंग भी हो सकती है। नॉकिंग क्या होता है? प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल बिफोर फ्लैम फॉर्मेशन।
इससे क्या होगा, इससे हमारे इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। इसलिए हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। तो एंटी नॉकिंग एजेंट्स का काम क्या होता है, तो इंक्रीज क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो हमारे पास जो एंटी नॉकिंग एजेंट्स है दैट इज टेल, TEL, टेल। व्हाट इज टेल? टेल मतलब टेट्रा इथाइल लेड, इसको कहते हैं टेल, टेट्रा इथाइल लेड। मतलब आपके पास पीबी है, लेड का सिंबल पीबी है, तो इसके साथ टेट्रा इथाइल ग्रुप लगे हैं। मतलब यहाँ से इथाइल ग्रुप क्या होता है, C2H5। चार ग्रुप्स लगे होंगे, C2H5, यहाँ से C2H5 और यहाँ से आपका C2H5। दिस इज नोन एज टेट्रा इथाइल लेड। यू कैन राइट इट लाइक दिस, पीबी और ब्रैकेट में लिखो C2H5, ब्रैकेट में लिखो C2H5 होल 4, C2H5 होल 4। तो आया है एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट? C2H5 होल 4, दिस इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। इसको टेल कहते हैं, मतलब सिंपली इसको टेल कहते हैं। तो सेकंड एंटी नॉकिंग एजेंट होता है TML। व्हाट इज TML? TML इज टेट्रामीथाइल लेड। मतलब आपके पास लेड है और इससे 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, it is called tetramethyl lead। TML is known as tetramethyl lead। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राmethyl lead। these are known as एंटी नॉकिंग एजेंट्स। these are known as एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉकिंग एजेंट्स का काम क्या होता है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज करना, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज करना। एंटी नॉकिंग एजेंट्स का काम होता है क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज करना। तो कैसे करते हैं क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इंक्रीज? तो इसके लिए मैकेनिज्म भी होता है। तो इसके बगैर भी आप क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इंक्रीज करोगे कैसे? अगर आप ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करोगे, ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीज करोगे, उससे भी क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज होगी। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको टेट्राइथाइल लेड का मैकेनिज्म बताऊं? टेट्राइथाइल लेड का मैकेनिज्म कौन जानना चाहता है? तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है अगर आप जानना चाहते हो, वरना मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। टेट्राइथाइल लेड चलो बता ही देता हूँ, कभी कभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा जरूरत। तो टेट्राइथाइल लेड क्या होता है, जो हमारे पास सिलेंडर होता है, ये मेरे पास इंजन का सिलेंडर है। इस इंजन के सिलेंडर में मैंने डाला टेट्राइथाइल लेड, मतलब इसमें मैंने डाला TEL। तो TEL टेट्रा इथाइल लेड। तो TEL का काम क्या होता है, मेरे पास अब टेट्रा इथाइल लेड है, मतलब इथाइल C2H5 होल 4। तो बेसिकली क्या होगा, इंजन में जब भी हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी। इस हीट की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू लेड, प्लस आपका बन जाएगा रेडिकल। कौन सा रेडिकल? CH3 CH2, मतलब इथल रेडिकल। कितने इथल रेडिकल बनेंगे? 4, बिकॉज 4 इथाइल ग्रुप्स हैं। क्लियर? क्लियर? तो ये यहाँ पे मैकेनिज्म होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसकी एक प्रॉब्लम भी है, ये जो हमारे पास लेड होता है, ये जो हमारे पास लेड होता है, दिस लेड कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, बिकॉज बर्निंग होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, इट कैन फॉर्म लेड ऑक्साइड, इट कैन फॉर्म PbO। दिस PbO गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द वॉल्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे डिपॉजिट होता है PbO पेस्ट, लाइक पेस्ट, इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। तो आप देखते ही होंगे, अगर आपके घर में मोटर है, जनरेटर है, तो अगर उसको 2-4 महीने हो गए तो आप देखोगे, अगर उसका पिस्टन निकालोगे, इस पिस्टन में स्टिक होता है, जो भी ब्लैक कलर पेस्ट स्टिक होता है, दैट्स PbO। इस PbO को हम लिथार्ज कहते हैं, इट इज नोन एज लिथार्ज। इसको कहते हैं लिथार्ज, मतलब इट इज लाइक ग्रीस होता है, इट इज नोन एज लिथार्ज। मतलब ये PbO क्या करेगा, विद द पैसेज ऑफ द टाइम, ये हमारे सिलेंडर को जैम करेगा। इट विल जैम सिलेंडर, इट विल जैम सिलेंडर। तो सिलेंडर जैम होगा तो आपका मोटर फट जाएगा ना, आपका इंजन फट जाएगा मोटर में।
तो दैट्स वाई इसको ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को कम लेते हैं। क्लियर सर जी? आई नीड लास्ट टू, मुस्कान क्या लास्ट टू? ठीक है, लास्ट टू व्हाट? स्लाइड्स। अच्छा, लास्ट टू स्लाइड्स आपको चाहिए, तो देखो